आज हमारा स्टार्ट होगा बेटा रिवीजन। हम टर्म 2 के लिए रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट से। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? देखो, एक तो कैश, एक फ्लो और एक स्टेटमेंट, 3 वर्ड से मिलकर बना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है यानी कि इट्स अ स्टेटमेंट व्हिच शोज फ्लो ऑफ कैश ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। एक बिजनेस के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, नॉर्मली 1 साल होता है, एक फाइनेंशियल ईयर में कितना कैश आया, कितना कैश गया, उन सबका हिसाब किताब रखता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कंपनी के थ्री मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं जो एनुअली बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। उनमें एक तो बनती है बेटा बैलेंस शीट, एक होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और एक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तीनों कंपलसरी होते हैं बनाने। तो ये हमारा कंपलसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनता है, लिखा गया है, पढ़ लेते हैं उसको एक बार। एवरी बिजनेस हैज कैश गोइंग इन एंड गोइंग आउट। हर बिजनेस में पैसा आना और जाना लगा रहता है, और पैसा आने और जाने को क्या बोलते हैं? कैश फ्लो। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंट फॉर कैश मूविंग इन एंड आउट ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी का कैश जितना आ रहा है, जितना जा रहा है, उसको अकाउंट करता है, यानी कि उसको नोट करता है, उसको एनालाइज करता है। इट रिफ्लेक्ट्स द कैश इंपैक्ट्स ऑफ रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंसिंग एंड अदर आइटम्स। यानी कि हमारा पीएल अकाउंट हो, बैलेंस शीट हो, उसमें इनकम्स हो, एक्सपेंसेस हो, एसेट्स में इन्वेस्टमेंट हो, या लोन लेने वाली लायबिलिटी साइड की चीजें हों, उन सब में जितना भी कैश इंपैक्ट हुआ बेटा, कैश इंपैक्ट, ये बहुत टेक्निकल वर्ड है, कैश इंपैक्ट। तो उस कैश इंपैक्ट को एनालाइज करता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश इंपैक्ट मतलब किसी भी रेवेन्यू में, रेवेन्यू सपोज हमें जनरेट हुई इंटरेस्ट, अब हमारी जो अकाउंटिंग चलती है वो तो एक्रूअल बेस के हिसाब से चलती है। अब इंटरेस्ट हमें टोटल अर्न हुआ 100 रुपीज का, लेकिन उसमें से हमको रिसीव हो गए 80 और एक्रूड रह गए 20। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम तो पूरी 100 मानी जाएगी, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट के हिसाब से जो अकाउंटिंग की जाएगी, जिस चीज को कंसीडर किया जाएगा, वो होंगे सिर्फ 80 रुपीज, क्योंकि इस पूरे इंटरेस्ट इनकम 100 रुपीज के अंदर कैश इंपैक्ट कितना है? वो है 80, यानी कि जितना पैसा एक्चुअल में आया और जितना पैसा एक्चुअल में गया, उन्हीं चीजों का इंपैक्ट हमें देखना है इन सब चीजों के अंदर। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट रिपोर्ट्स ऑन 3 एरियाज ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस की जो एक्टिविटीज होती हैं वो मेन 3 होती हैं। उन 3 एरियाज के अंदर हम अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट की रिपोर्टिंग करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। पहली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दिस इज बिलोंगिंग मेनली टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्लस उसके अलावा वर्किंग कैपिटल की चीजों को भी इसमें कंसिडर किया जाता है। वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आता है? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। क्योंकि शुरू में आप क्या पीएल के एक्टिविटी से क्या निकालते हैं? ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यहां तक पहुंचते हैं। उसके बाद हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी दिखाते हैं, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का इंक्रीज और डिक्रीज भी हम कंसीडर करते हैं। तो ये सब काम हम किसमें करते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। उसके बाद नंबर आता है बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बिलोंग्स टू बैलेंस शीट में के अंदर जो एसेट्स वाला पोर्शन है,
उसको बिलोंग करता है। दिस रिलेट टू कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किस पे किया होगा, अपनी फिक्स्ड एसेट पर किया होगा, फिक्स्ड एसेट्स पर किया होगा, मशीनें, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हमने प्रॉपर्टी में, शेयर्स में, डिवेंचर्स में, कहीं दूसरी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है तो आएगा। इन्वेस्टमेंट जैसे डेब्ट एंड इक्विटी ऑफ अदर कंपनी, दूसरी कंपनी में लगा रखा है या प्रॉपर्टी में लगा है। तीसरी एक्टिविटी आती है बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग मतलब फाइनेंस एक्वायर करना, एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कहां से आएगा, ये हम फाइनेंस करवाएंगे, शेयर्स के थ्रू, डिवेंचर्स के थ्रू, लोन लेने के थ्रू। तो लायबिलिटी साइड के आइटम्स सारी इसके अंदर कवर होती है, तो बताइए। लेकिन सारी नॉन करंट या लोन टाइप के आइटम, नॉन करंट लायबिलिटी आएंगे इसके अंदर, प्लस लोन टाइप के आइटम, लोन टाइप आइटम, चाहे वो कोई शॉर्ट टर्म हो, शॉर्ट टर्म भी आ जाएगा, ओवरड्राफ्ट भी आ जाएगा इसके अंदर, बैंक ओवरड्राफ्ट, वो भी फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा, क्योंकि वो भी लोन की तरह ही होता है, बट आपने लोन लिया। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ये तीन एक्टिविटीज कवर होती है बेटा। कैश फ्लो स्टेटमेंट का समराइज्ड फॉर्मेट, सबसे पहले हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते हैं, फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालते हैं बेटा, फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज निकालते हैं। तीनों एक्टिविटीज को टोटल करते हैं बेटा। टोटल करने के बाद हमारे पास आता है नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। खाली कैश नहीं बोलते, कैश और कैश जैसी चीजें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसके अंदर कैश, बैंक बैलेंस और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या सिक्योरिटी, यानी कि ऐसी जगह पैसा लगा रखा है कि हम जब चाहें उस पैसे को निकाल सकते। तो वो ये तीनों चीजें हमारे लिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनती है। तो ये माना जाता है कि इन तीनों का टोटल अगर प्लस में आ रहा है तो उसे बोलते हैं नेट इंक्रीज, और अगर माइनस में आ रहा है तो बोलते हैं नेट डिक्रीज। ठीक है, इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस इसके अंदर ऐड हो जाता है। तो जो इसका और इसका टोटल आता है यहां पर, उसको बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा खत्म हो जाता है, लेकिन ये समराइज फॉर्मेट है। तो कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी बच्चा अपना माइक ऑन करके बात कर सकता है मुझसे, अनम्यूट कर, इसका प्रॉब्लम नहीं है, वो एड्रेस कर देगा। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर नमस्ते। नमस्ते बेटा। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट लिखा है क्वेश्चन में और उसके आगे मार्केटेबल नहीं लिखा है, तो उसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में करना, शो करना है या वर्किंग कैपिटल वाले पोर्शन में? मार्केटेबल मान लें उसको। ठीक है सर। हाँ, ये रूल कॉपी में लिखवाया हुआ मैंने, ये भी आपको देखना है। रूल कॉपी तो अच्छे से रिवाइज करनी है साथ साथ। जितना इधर पढ़ाता जा रहा हूँ रूल कॉपी में रिवाइज करते जाएंगे सारे बच्चे। जिन जिन को प्रॉब्लम नहीं है वो हैंड रेज कर दो, अभी 2 बच्चे रह गए हैं हैंड रेज करने से। दिया मित्तल, दिया मित्तल, आर इन द क्लास बेटा? Yes, sir.
एंड रेस का ऑप्शन नहीं आ रहा क्या? आगे सर। ठीक है। और अब ये शीट आप सबके पास है या सबने प्रिंट आउट आई थिंक निकाल रखा है, तो इसमें जो स्टार्टिंग के स्मॉल क्वेश्चन है उनका प्रैक्टिस जरूर करेंगे बेटा, हर हाल में करेंगे। मैं सीधा एक कंप्लीट फॉर्मेट की तरफ आ रहा हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट के। ये हो गया आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। पार्ट ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सबसे पहले होगी, और ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। मैंने आपको पहले बताया था कि 3 एक्टिविटी होती हैं, उसमें सबसे ज्यादा काम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ही होता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कैसे होगी? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। सबसे पहले आपको ये चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। सी नोट नंबर 1। ये मैंने आपकी जानकारी के लिए लिखा है, आपको फॉर्मेट में ये नहीं लिखना है, ये आपको फॉर्मेट में नहीं लिखना है, बल्कि यहां पर एक इनकम्प्लीट रह गया नोट नंबर वाला कॉलम, उसके अंदर यहाँ पर 1 लिखें। ठीक है, तो सबसे पहली आइटम होगी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा। ये से हम कैसे निकालेंगे? नोट नंबर 1 पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट के नीचे मैंने आपको मेंशन कर रखा है यहाँ पर, तो ये वाली पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। वैसे इस वीडियो में लिंक में नीचे इसका लिंक मिल जाएगा डाउनलोड करने का। ये नोट नंबर 1 हो गया, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है नेट प्रॉफिट। जब आपके पास बैलेंस शीट होगी 2 साल की, 2 साल की, तो उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया होगा। 1 साल का 100 है, और मतलब पिछले साल का तो 100 है, और करंट ईयर का है 120। तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसका क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करना है। उससे आपको ये मालूम हो जाएगा बेटा कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट कमाया, उसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। उस हिसाब से आपने कितना कमाया बेटा? 20 रुपए। यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख के भी दिखा सकते हैं 120 माइनस 100। उसके बाद ऐड करना है ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक है, बेसिकली रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व इसके अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, ट्रांसफर टू का मतलब क्या है? ये भी 2 साल का आपको दिया होगा, ये भी अगर बैलेंस शीट दी होगी तो 2 साल की दी होगी इसके हिसाब से। तो उसमें मान लो 1 साल का तो है जनरल रिजर्व 20 और दूसरे साल का है 23। तो इसका मतलब क्या है? करंट ईयर वाले में से प्रीवियस माइनस करना है, इसमें भी यही होगा करंट माइनस प्रीवियस। तो आपको मालूम हो जाएगा कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कितने रुपए जीआर में और डाले। 20 था 23 हो गया, यानी कि आपने 3 रुपीज और डाले, उस हिसाब से यहाँ पर 3 रुपया। फिर आ गया प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर। आपको प्रपोज डिविडेंड भी 2 साल का दिया होगा बेटा, ठीक है ना। सपोज 8 और 10 दिया होगा, तो आपको डिफरेंस नहीं करना, आपको खाली प्रीवियस वाला उठाना है। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये मोस्टली क्या आपको ये दिया ही एडजस्टमेंट के अंदर होगा, एक ही सिंगल अमाउंट दी होगी वही लेना। ठीक है, ये बात है। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, अगर कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है और 2 साल का गिवन है आपको, मान लो 9 गिवन है और आपका 11 गिवन है, तो ये खाली करंट ईयर का लिया जाता है। ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आपके एग्जाम में आएंगे नहीं, बस फॉर्मेट के अंदर मैंने आपको बता दिया।
अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर कोई आइटम डेबिट में आ रही है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, यानी कि फ्लड आ गई, आग लग गई, उससे नुकसान हो गया, तो वो सब यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब ये चीजें तो यहाँ पर हो रही है ऐड। क्या क्या माइनस होगा? रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स स्पेशली एडजस्टमेंट के अंदर मेंशन होगा, मोस्टली क्वेश्चन में मिलेगा भी नहीं आपको ये, और ना ही आपको ये मिलेगा। ठीक है, फिर भी फॉर्मेट के अंदर है तो मैंने आपको बता दिया, जो चीज माइनस होती है उनको ब्रैकेट लगाते हैं और इन सबको प्लस माइनस करके इन सबको प्लस 20 रुपए में ये सब चीजें प्लस हो जाएंगी और ये चीजें माइनस हो जाएंगी। तो जो आंसर बचेगा बेटा, आंसर जो बचेगा उसे बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो प्रॉब्लम है, माइक खोलो और बोलो। ठीक है, तो अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की पहली लाइन कवर हुई है बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर पहला स्टेप, पहली लाइन कवर हुई है। आपको ये मिल गया कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कितना है। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें एडजस्टमेंट्स करनी है, इनके कुछ चीजें ऐड होंगी और कुछ चीजें लेस होंगी। ऐड क्या क्या होगा? आइटम्स टू बी एडेड। ये जो आइटम्स ऐड होंगी, ये कौन कौन से आइटम्स हैं मैं आपको हिंट के लिए बता दूं, ये आपको मेंशन नहीं करनी फॉर्मेट के अंदर, लेकिन समझने के लिए जरूरी है। इसमें एक तो नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस, यानी कि ऐसे खर्चे जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर के हैं या नॉन कैश नेचर के हैं। ठीक, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस निकालते हुए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में तो ये खर्चे हमने सब घटाए होंगे, चाहे वो ऑपरेटिंग नेचर के हो, चाहे नॉन ऑपरेटिंग नेचर के हो, चाहे कैश एक्सपेंस हो, चाहे नॉन कैश एक्सपेंस हो। लेकिन जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसके अंदर सिर्फ कैश खर्चों को कंसीडर किया जाता है। तो जो नॉन कैश खर्चे आप ऑलरेडी घटा चुके हो उनको हम वापस ऐड करेंगे। नॉन कैश का एग्जांपल सबसे पहले दे रखा है डेप्रिसिएशन, तो इस तरह के खर्चे नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं, प्रॉफिट निकालते हुए तो इनको घटाया जाता है, लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए इनको वापस से ऐड कर देंगे। इसका मतलब ये होगा कि इनको घटाना नहीं था, और क्योंकि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, एक्टिविटी का नाम क्या है? ऑपरेटिंग, तो कोई भी नॉन ऑपरेटिंग खर्चा नहीं घटाना था, लेकिन हमने सारे खर्चे घटा रखे हैं, तो इसलिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम वापस से ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जितने भी खर्चों के एग्जांपल्स हैं ये सारे के सारे, ये सब या तो नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, इस वजह से ये वापस ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब इनको घटाना नहीं था, पर हम घटा चुके हैं, इसलिए इनको वापस से हम ऐड कर रहे हैं, बस इतना फर्क है बेटा। ठीक है, ये लिस्ट आपके पास रेडी होनी चाहिए, हमेशा दिमाग में फिक्स रहनी चाहिए। ये फॉर्मेट्स फिक्स होंगे, फॉर्मूले फिक्स होंगे, तो चैप्टर रिवीजन करने में बड़ा आपको आसानी रहेगी, बेस सॉलिड रहेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये एक बार लर्न करने के बाद, समझने के बाद आपको देखना नहीं पड़ेगा, देखना पड़ सकता है दोबारा से। जिस चीज को देखना पड़ जाए उस पर निशान लगा लो कि इसको तो दोबारा रिवाइज करना ही पड़ेगा, इसको तो दोबारा रिवाइज करना ही पड़ेगा हर हाल में। कुछ आइटम्स माइनस होती हैं, ये कौन सी हैं? ये बेसिकली क्या होती है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है या नॉन कैश इनकम होती है। ऐसी इनकम जो कैश नेचर की नहीं थी लेकिन हमने उनको ऐड कर रखा है। ठीक है, या नॉन ऑपरेटिंग नेचर के हैं, उनको हमने इनकम मान के ऐड कर रखा है।
लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए इनको कंसीडर नहीं करना था, इनको जोड़ना नहीं था, पर हमने ऑलरेडी जोड़ रखा है, इसलिए हमने इनको घटा दिया, डिडक्टेड। जब इनकी लिखेंगे तो अमाउंट यहाँ पर जब लिखेंगे तो उस अमाउंट के साथ ब्रैकेट, जिन आइटम को घटाना होता है उनको ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर टोटलिंग करने में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। इतना सब करने के बाद अब ये सब काम डिटेल वाले कॉलम में ही चल रहा है, टोटल वाले कॉलम में कुछ नहीं करना, ठीक है। इतना सब करने के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो होगा ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अभी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज खत्म नहीं हुआ, चल रहा है अभी। ये तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस करने से पहले का ओएनपी है, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट। अब हम वर्किंग कैपिटल के चेंजेस शो करेंगे। वर्किंग कैपिटल में दो चीज आती है, सीएसीएल यानी कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। करंट एसेट जितनी डिक्रीज हुई है, हर एसेट की वैल्यू लिखी जाएगी यहाँ पे, वो सब चीजें ऐड हो जाएंगी। जितनी भी करंट एसेट इंक्रीज हुई है वो सब हर लायबिलिटी का, करंट लायबिलिटी का नाम लिखा जाएगा जो जो इंक्रीज हुई है, और यहाँ पर उनके अमाउंट आ जाएगा, ये सब ऐड होंगी। और इनके ठीक अपोजिट वाले लेस हो जाएंगे, देखिए करंट एसेट का इंक्रीज और करंट लायबिलिटी का डिक्रीज वो लेस हो जाएंगे। अब जो लेस होगा उनको ब्रैकेट लगना है, ये तो आपको पता ही है। इतना करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो होगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ये होगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसके बाद एक स्टेप रह जाएगा, लेस इनकम टैक्स पेड। अब इनकम टैक्स पेड क्लियरली मेंशन है तो बात अलग है, अदरवाइज टैक्स के दो अमाउंट होंगे आपके पास, 2010 एंड 2011, सपोज करो 80 एंड 86। तो ये तो होता है प्रोविजन फॉर टैक्स जो ऊपर प्लस होता है नोट 1 में, और ये होता है टैक्स पेड जो कि यहां पर माइनस है। अब नेट ऑफ टैक्स रिफंड लिखा है, यानी कहीं पर रिफंड होगा तो वो इसमें से माइनस करके 80 में से वो माइनस हो जाएगा, तब जाके ये यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। और जब कभी रिफंड आए, कंफ्यूजन हो, तो फिर उस टाइम पर प्रॉब्लम के टाइम पर लिया जाएगा वो चीज। बस ये मान के चलो कि यहाँ पर 80 रुपए आ जाएंगे ये वाले माइनस। ये लास्ट स्टेप था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को मिलेंगे ही नहीं आपको, सिलेबस से बाहर है। इतना करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो यहां पर लिखा जाएगा, वो यहां पर लिखा जाएगा, बच्चों नीचे यहां पर लिख देंगे। ये आपका आंसर है। नेट कैश फ्रॉम, फ्रॉम या यूज्ड इन। अगर आंसर प्लस में है तो फ्रॉम, और अगर आंसर माइनस में है तो यूज्ड इन, क्योंकि इतना पैसा यूज हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अब ये जो टोटल है लास्ट एक एक्टिविटी का एंड टोटल, टोटल वाले कॉलम में आता है, फिर डिटेल में नहीं आता। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर होगी। इसके बाद नंबर आता है, मैंने आज क्वेश्चंस नहीं कराने हैं, मैंने आज फॉर्मेट आपको रिवाइज कराना है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, और वो भी एडजस्टमेंट के बिना। पूरा चैप्टर एक दिन में नहीं खत्म हो सकता, पहले विदाउट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे, उसके बाद हम एडजस्टमेंट्स आपको रिवाइज कराऊंगा कल नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसके बाद, ठीक है। अब आ गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यहाँ पर बेसिकली एसेट साइड के आइटम्स आएंगी और उन्हीं से रिलेटेड इनफ्लो आउटफ्लो आएगा, ठीक है। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की प्रोसीड्स, प्रोसीड्स का मतलब उनको बेचने से फिर जो पैसा मिला, और इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट का, टेंजिबल में तो आपका फर्नीचर, बिल्डिंग,
मशीन एक्सेट्रा आ गया। इंटेंजिबल में गुडविल अगर बेचते हो, पेटेंट अगर आप बेचते हो तो उनको बेचने से जो पैसा आएगा वो यहीं पर आएगा, ये सब प्लस होगा। इन्वेस्टमेंट को बेचने से जो पैसा मिला वो भी इसमें आ जाएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट कौन सी आएंगी ये खास बात जाननी है, अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटी। अगर किसी इन्वेस्टमेंट के आगे मार्केटेबल लिख दिया, अगर किसी इन्वेस्टमेंट के आगे मार्केटेबल लिख दिया तो समझो कि वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। और मार्केटेबल के अलावा सारी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आ जाएंगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, फिर वो करंट एसेट करंट लायबिलिटी में नहीं जाएगा, ठीक। अब इन एसेट्स पर यानी कि हमने कहीं पैसा लगा रखा है तो वहां से हमें डिविडेंड भी मिल सकता है, ठीक है ना, रेंट मिल सकता है वहां से, तो हमें इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला या रेंट मिला, ये सब चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होंगी, ठीक। ये सब चीजें क्या होंगी, प्लस होंगी। अब वही फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो या इन्वेस्टमेंट हो, अगर हम उनको खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो ये माइनस होगा, माइनस होगा, ठीक है। बस एक्सटर्नल आइटम मैंने फॉर्मेट के हिसाब से लिख दिया, लेकिन आएंगे नहीं। ये प्लस माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो यहां पर लिखा जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करते हैं। कैश प्लस में आंसर आया तो कैश फ्लो फ्रॉम, माइनस में आया तो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और ये आपका आंसर आएगा। और इस आंसर को भी टोटल वाले कॉलम में लिखा जाएगा। जब चीज टोटल वाले कॉलम में लिखी जाती है तो उसके ऊपर नीचे कहीं भी कोई लाइन ड्रॉ नहीं की जाती, टोटल वाले। ये आ गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हाँ बोलो बेटा। सर जैसे अगर 20% मतलब डिक्रीज होता है फिक्स एसेट की वैल्यू में, तो किसी बुक में तो उसे 20% क्या? हेलो सर, अगर डिक्रीज होता है फिक्स एसेट की वैल्यू में तो किसी बुक में तो उसे डेप्ट लेते हैं और किसी बुक में उसे सेल लेते हैं। मेंशन नहीं है पर मैं बताता हूँ आपको। जैसे फर्नीचर है, सपोज यहाँ है 1000 और यहाँ हो गया 800 या 900 या 850, और अब फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन के बारे में कोई मेंशन नहीं है, लेकिन ये ऑब्वियस है कि फर्नीचर मशीन जैसी एसेट्स पर डेप लगता है, तो अगर वो जो डाउनफॉल है वो अप टू 20% है, अप टू 20% है, अगर वो डाउनफॉल अप टू 20% है तो उसे डेप कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर वो मोर देन 20% हो गया डाउनफॉल तो उसे सेल कंसीडर किया जाएगा कि इतना फर्नीचर हमने बेचा है, तो वो डेप्रिसिएशन वाली इंफॉर्मेशन मान लेते हैं कि वो मिसिंग है क्वेश्चन में, तो उसे हम सेल मान लेते हैं। ये क्वेश्चंस के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने बताया, बस ऐसा कोई रूल मेंशन नहीं है। क्लियर है? तो सर मतलब 20% तक डेप ही कंसीडर करना है? हाँ, पर ऐसा नहीं है कि जैसे 1000 है और ये 600 हो गया, डाउनफॉल आ रहा 40% का, तो आप 20% तक तो डेप मान लोगे, मतलब 200 को डेप मान लोगे, 200 को सेल, ऐसा नहीं होगा। अगर 20% से ज्यादा डाउनफॉल आ रहा है तो ये मानो डेप तो इस साल लगा ही नहीं है, क्योंकि जब मेंशन भी नहीं है कहीं डेप, तो ये 400 का जो फर्नीचर डाउन हुआ है हमने बेचा है। 20% तक गिरती है एसेट की वैल्यू तो डेप मानना है, उससे ज्यादा गिरती है तो सेल मान फिर डेप मानना ही नहीं। बोलो। मैं अभी बता रहा हूं ये रूल नहीं है, दिस इज नॉट द रूल। ये पास्ट सीबीएसई के जो पास्ट क्वेश्चंस है उनके एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बता रहा हूं कि ऐसा ऐसा इन्होंने एज्यूम कर रखा है, कोई रूल नहीं है ऐसा, ऐसा ही करना है सर। और मेंशन कर देना है, मेंशन जरूर करना है नोट में, एज्यूम की
डिक्रीज इन फर्नीचर या डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मशीन हैज बीन ट्रीटेड एज डेप्रिसिएशन या हैज बीन ट्रीटेड एज सेल ऑफ मशीन। हाँ बोलो बेटा। सर इक्विपमेंट हुआ तो भी डेपी लेना है ना, अगर अंडर 20% होगा तो। इक्विपमेंट क्या बोल रहे हो? इक्विपमेंट हुआ तो उसे भी डेपी लेंगे ना, अगर 20% से कम हुआ तो। हाँ, इक्विपमेंट, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स हैं उनका यही सेम रूल चलेगा सब में। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर आपको व्हाट्सएप पे ना मैंने 2 पिक सेंड करी हैं एक क्वेश्चन की। एक मिनट मैं जरा यही उस पिक को मैं सामने खोल लेता हूँ। थोड़ा टाइम ले रहा है। इस पिक में बताओ पहले क्या है सामने दिख रही है। सर इसमें इक्विपमेंट की वैल्यू चेक करो आप, नीचे नोट्स में है। अच्छा यहाँ नहीं। इक्विपमेंट्स ये हैं पिछले साल थे 380 के और अब हैं 320 के। ठीक है। डाउनफॉल जा रहा है 20% से कम का। ठीक है, इन्होंने क्या माना इसको? सर स्टेल ही कंसीडर करा है, इसमें ऑपरेटिंग सिर्फ शो करना था, तो इसमें इसके बारे में कोई ट्रीटमेंट कर नहीं रखा है सॉल्यूशन में। देखो यहाँ पर इन्होंने इसका सॉल्यूशन तो आपके पास होगा या क्वेश्चन क्वेश्चन है इधर? सर दूसरी पिक इसका सॉल्यूशन ही है। हैं? सर दूसरी पिक, दोनों पिक भेजी हैं आपको, दूसरी वाली पिक में सॉल्यूशन है। मशीन और इक्विपमेंट को कंबाइन करके इन्होंने, हो सकता है कि आपके सामने इक्विपमेंट अकाउंट बनाया हो क्योंकि इसका एडजस्टमेंट भी है। तो उन्होंने इक्विपमेंट अकाउंट बनाया या मशीन अकाउंट बनाया? चलो ये मैं देख लेता हूँ। सर मशीनरी बनाया है वैसे तो। मशीनरी बनाया। जी सर। बेसिकली आप लोग, मेरे को ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आपने टीएस ग्रेवाल से खोला होगा 101%। ऐसा है? जी सर, ये ना उसमें आया था, वाइवा में पूछा गया था। इसमें वाइवा में सर ने कहा था कि इस बुक में से इलस्ट्रेशंस मतलब टिक करवाए थे कि बदर सर ने कहा था कि ये तैयार कर लेना रिटन एग्जाम के लिए। तो सॉल्व करते भी डाउट आया था। देखो मैं बताऊं, मैं किसी बुक का नाम तो लूंगा नहीं, मैं तो आपको सिर्फ सीधी बात करूंगा कि अगर थर्ड बुक करनी है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैं पिछले 10-11 साल के एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं आपसे,
तो आपको करनी चाहिए एससी शर्मा। किसी भी तरह के डिस्प्यूट से और डिस्प्यूटेबल आर्ग्यूमेंट से हमारा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। इस क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है कि इक्विपमेंट को क्या लेना है, सेल लेना, डैप लेना है, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने लेस देन 20% को सेल मान लिया, और किसी और क्वेश्चन में इसी बुक के अंदर इलस्ट्रेशंस में भी, क्वेश्चंस में भी कहीं ना कहीं उसको वो डैप ही मान लेगा विदाउट एनी रीजन। बुक्स में कहीं रीजन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, लेकिन जो मैंने आपको बताया वो मेरा वास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि 20% तक के डाउनफॉल को एक नोट लिखना है, नोट। और हो सकता है सीबीएसई वाले उसको सेल माने, लेकिन आपने नोट दे दिया कि डिक्रीज इन इक्विपमेंट हैज बीन ट्रीटेड एज सेल या डेप्रिसिएशन इन इक्विपमेंट, ठीक है, एज नथिंग इज मेंशन। बस इतना लिख के आपका काम चल जाएगा, आपके क्वेश्चंस को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। बात ये नहीं है कि इन्होंने इक्विपमेंट को सेल माना, बात ये है कि आप किस किस क्वेश्चन में किस किस को क्या क्या मानेंगे विदाउट इंफॉर्मेशन। कहीं कहीं पर ऐसे डाउनफॉल को सेल भी मान रखा होगा इन्होंने, फिर आप क्या करोगे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक रूल होना चाहिए, एक गाइडलाइन होनी चाहिए कि हम क्या करें। तो मैंने आपको उस गाइडलाइन के तहत बता दिया कि बोर्ड में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला, ना कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें आपका और बोर्ड का सोल्यूशन डिफर करेगा, कहीं भी डिफर नहीं करेगा। जो मैंने बता दिया वही करना है। एंड प्लीज प्रैक्टिस योर ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम दैट बुक व्हिच आई हैव ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड। वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, खुद पढ़ने के लिए भी और आगे गाइड करने के लिए भी वो बुक सफिशिएंट है। कुछ बुक्स में क्या है कि अगर कुछ मिस्टेक्स हैं तो वो चलती आ रही है पास्ट एक्सपीरियंस से। मैं टीएस ग्रेवाल की मिस्टेक नहीं निकाल रहा हूं, मैं वैसे कुछ बुक्स बता रहा हूँ। ग्रेवाल इज आल्सो ए वेरी गुड बुक। हम एक बुक से पढ़ रहे हैं तो एक बुक से पढ़ेंगे बस, ठीक है। प्रॉब्लम आप किसी बुक की ले लो, लेकिन अगर कोई बुक किसी रूल को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है हमारे, तो फिर मुझे मजबूरी में कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन वाले वर्ड्स बोलने पड़ेंगे। क्लियर है बात? ठीक है सर। जी सर। तो अब तक आपको क्लियर है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में यहां तक की एक्टिविटीज से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप बात करेंगे, और अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेरी है तो वो ली जाएंगी क्वेश्चन की क्वेरी में। अभी तो मैं फॉर्मेट समझा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आता है इन्वेस्टिंग, सॉरी इन्वेस्टिंग तो हमारा हो गया था, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बिलोंगिंग टू फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज यानी कि पैसा कहां से हमने फाइनेंस किया है, पैसा कहां से एक्वायर किया है, लिया है। प्रोसीड्स, प्रोसीड्स का मतलब होता है पैसा लेना, कहीं से पैसा आया। फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, शेयर या डिबेंचर इश्यू करके जो पैसा आएगा वो प्लस हो जाएगा। लॉन्ग टर्म लोन लेने से जो पैसा आएगा वो प्लस हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट या शॉर्ट टर्म लोन्स, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। शॉर्ट टर्म लोन्स, इनसे जो पैसा आएगा वो भी प्लस हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये सब चीजें क्योंकि पैसा आ रहा है इसलिए प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब इन जब आप लायबिलिटीज लोगे तो उसके ऊपर डिविडेंड भी दोगे जब शेयर इशू करोगे आप। तो डिविडेंड दो तरह का होता है, फाइनल डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड। कैसा भी आप पे करोगे वो माइनस होगा, ठीक है। डिबेंचर इशू किए या लोन लिया आपने तो उस पर क्या पे करना पड़ता है आपको, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माइनस होगा। जो लोन आपने लिया था उसकी रीपेमेंट करोगे तो वो माइनस होगी बेटा, यानी कि रीपेमेंट का मतलब पैसा वापस करना। डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन होता है, जब रिडम्पशन होगा तो वो पैसा भी माइनस किया जाएगा। एक इसमें इसी फॉर्मेट के अंदर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर एक चीज ऐड कर लो, लास्ट में एक ऐड होगा यहां पर, प्लस इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉल्स इन एरियर्स। ये अकेला इंटरेस्ट ऐसा है जो रिसीव हो रहा है और वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। कॉल्स इन एरियर पे जो इंटरेस्ट होगा वो रिसीव होगा, वो ऐड होगा और वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड।
वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इतना करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो यहां पर लिखा जाएगा। इसको हम हाईलाइट कर देंगे, कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, या आपका आंसर। ठीक है, तीनों एक्टिविटीज आ गई, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। मैं एक बार शॉर्ट में आपको पूरा फॉर्मेट जितना मैंने करा दिया वो दिखा दूं। पूरा एक बार में तो आएगा नहीं, जहां तक उम्मीद है। एक स्क्रीन में तो नहीं दिखाया जाएगा, कोई बात नहीं। ये हमने शुरू किया था बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ी बड़ी थी और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1.5 दिन के आसपास आई थी, तो यहाँ पर हो गया था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, मैं पेन का कलर और सिस्टम चेंज करता हूँ, कलर चेंज नहीं करता। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तीनों को मैं ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पर पहली लाइन, टोटल कॉलम में पहली लाइन यहाँ पर रो होगी, तीनों एक्टिविटी का टोटल लिखने के बाद। अब तीनों एक्टिविटी का टोटल, ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का और फाइनेंसिंग का, तीनों का ऐड कर देंगे। यहाँ पर आंसर अगर प्लस में आ रहा है तो उसे बोलते हैं नेट इंक्रीज, इंक्रीजिंग। और अगर माइनस में आएगा तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ए, बी और सी, यानी कि तीनों एक्टिविटी हमने निकाली है, उनका इस कॉलम में हमने एबीसीडी नाम रखा होगा। ठीक है, उसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस, इसमें हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो आपका आंसर बचेगा दैट शुड बी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, क्लोजिंग वर्क। ठीक है, बस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है, ये कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, चेक्स एंड ड्राफ्ट्स ऑन हैंड, करंट इन्वेस्टमेंट्स अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जैसा सिलेबस में लिख पाया गया है। ये सब चीजें आएंगी, एक मिनट। वो ओपनिंग और क्लोजिंग चीजें तो सेम है, वो ओपनिंग और क्लोजिंग चीजें सेम है। ठीक है, ये फॉर्मेट था। अब इस फॉर्मेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो जितने क्वेश्चंस मैंने आपको सिलेक्टेड दिए हुए हैं इस चैप्टर के, उन सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लेंगे। ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लेंगे और ये तो ऐसी शर्मा के हुए, और टीएस ग्रेवाल में से उस लेवल तक का आप, अगर किसी का बुक है टीएस ग्रेवाल, बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं, क्योंकि बुक सारी अच्छी हैं, एक बुक करने के बाद दूसरी बुक की नीड नहीं पड़ती अगर एक बुक को हम अच्छे से कर लें। अगर टीएस है तो उसके अंदर जो लास्ट में स्कैनर दे रखा है, स्कैनर उसमें उस लेवल तक के क्वेश्चंस हम कर लेंगे। ठीक है, कौन से लेवल तक के, जहां से एडजस्टमेंट शुरू होती है उससे पहले तक, छोटे बड़े सारे क्वेश्चंस विदाउट एडजस्टमेंट वाले आप ट्राई करेंगे। ठीक है, उनकी प्रॉब्लम लेंगे, प्रॉब्लम कम हुई या ना हुई तो मैं कल फिर अगले लेक्चर में आपको एडजस्टमेंट कराऊंगा, एडजस्टमेंट का रिवीजन कराऊंगा जो जो हमारे सिलेबस में है। सिलेबस का पता होना जरूरी है सबको, उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। बोलो रिद्धि। सर आप 6 से कंटिन्यू कर लोगे क्लासेस? क्लासेस ना मेरे को लेने दो, मैं रिकॉर्डिंग फाइल डाल रहा सर हूँ। हमारे प्री बोर्ड चल रहा है। लेकिन ना मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई थी एक बच्चे की भी, लेकिन वो क्या रहा है, थोड़ा सा लेट हो रहे हैं। मैं सारी क्लासेस रिकॉर्ड डालूंगा, उस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद भी आपको समझ नहीं आएगी तो मैं लाइव क्लास में लूंगा प्रॉब्लम, उसकी आप टेंशन ना लो।
क्योंकि सारा का सारा आपको याद ही आ जाएगा सब कुछ, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत सारा काम भी नहीं है। पर बहुत गलत टाइम पे प्री बोर्ड चल रहे हैं, 20 दिन पेपर को नहीं रह गए और इनके अपने प्री बोर्ड ही खत्म नहीं हो रहे हैं, 2-2 3 प्री बोर्ड लेके करेंगे क्या ये। सर हमारा तो फर्स्ट प्री बोर्ड ही चल रहा है और 4 5 6 कंटिन्यूअसली है। तो अभी तो हुए थे आपके प्री बोर्ड? नहीं सर वो सारे नहीं हुए थे, फिर बीच में प्रैक्टिकल शुरू हो गए थे। अब कितने प्री बोर्ड रह गए आपके, डेट बताओ। 4 5 6। 3 दिन है। चलो देखते हैं, सब बच्चों से सलाह ले लेंगे फिर देख लेंगे। आज क्या तारीख हो गई, 2 तारीख हो गई है, तो आप कह रहे हो 6 तारीख को कंटिन्यू करूं। चलो फिर ऐसा करते हैं, इतना काम तो निपटाओ जितना दिया मैंने, फिर 6 तारीख को लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, इतना कर लो और कोई बात हो करो, अदरवाइज बात आए।